देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत 5 समस्या दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन कहा है कि जो भी समस्या दिया हुआ है ये इस टाइप का लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप इन समस्याओं का क्या कीजिए, समीकरण, 2 समीकरण बनाइए और उन दोनों समीकरण को बीजगणित विधि से हल कीजिए। बीजगणित विधि मतलब आप चाहे तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो बज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो 5 समस्या में से जो पहला वाला समस्या है यानी कि 4 का क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक छात्रावास में यानी कि एक हॉस्टल में मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि एक छात्रावास है और उस छात्रावास में, उस हॉस्टल में जो भी बच्चा रहने के लिए आता है कम से कम एक भाग जो है ना नियत, कुछ नियत खर्च शुल्क लेता ही है उनसे, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक ऐसा हॉस्टल है जिसमें क्या होता है, कोई भी छात्र रहने के लिए जाता है तो उससे कुछ फिक्स शुल्क लेता है। इसके अलावा वह छात्र जितना दिन भोजन करेगा छात्रावास में उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करते हैं। एक विद्यार्थी ए है, उन्होंने उस छात्रावास में रहने के लिए गया और उन्होंने नियत व्यय मिला करके, नियत व्यय और 20 दिन का भोजन का व्यय कुल मिला करके 1000 रुपया पे किया, ठीक है। उसी तरह से यानी कि 1000 रुपया में क्या है, 2 पैसा शामिल है, एक नियत का पैसा प्लस 20 दिन का भोजन का पैसा, ठीक है। उसी तरह से जबकि एक विद्यार्थी बी यानी कि एक दूसरा विद्यार्थी है बी जो कि 26 दिन भोजन करता है, उस विद्यालय में, उस हॉस्टल में जाकर के कितना दिन, 26 दिन भोजन करता है और वो छात्रावास के व्यय कितना अदा करते हैं, 1180 रुपया। यानी 1180 रुपया में क्या है, जो नियत का व्यय है वो भी पैसा शामिल है प्लस 26 दिन भोजन किया तो 26 दिन का भी भोजन शामिल है, ठीक। आगे कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि नियत व्यय, ठीक है, फिक्स कितना रेंट है और नियत व्यय तो लेना है, नियत व्यय निकालना है। इसके अलावा प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन जो भोजन करता है उस भोजन का कीमत कितना लेना है, ठीक है। तो 2 चीज़ हमें निकालना है, इन दोनों को XY मान लेंगे। पहले तो नियत व्यय निकालना है और दूसरा दिन प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो मान लेंगे, ठीक है, हल करना है तो हल में मान लेंगे कि माना नियत व्यय, नियत छात्रावास का नियत व्यय, नियत व्यय डायरेक्ट कर दो, नियत व्यय, ठीक है। मान लिए कि जो नियत व्यय है वो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया नियत व्यय है, छात्रावास का नियत खर्च, ठीक। उसके बाद प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, मान लिया कि प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसमें Y रुपया एक दिन का भोजन चार्ज है रुपया, ठीक है। चलिए उसके आगे क्वेश्चन के अनुसार काम करना है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्रावास है, उस छात्रावास में जो भी स्टूडेंट रहने के लिए जाता है उससे एक नियत किराया लेता है, नियत खर्च लेता है, इसके अलावा प्रत्येक दिन भोजन का भी खर्च लेता है। तो हमने क्वेश्चन क्या बोला, नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का खर्च निकालने के लिए कहा है। तो मान ली कि जो नियत खर्च है वो 100 रुपया है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट रहने के लिए जाएगा अगर वो एक दिन के लिए भी जाता है तो उसे नियत खर्च देना ही पड़ेगा। तो नियत खर्च को मान लिया X और प्रतिदिन भोजन का मतलब उसका नियत के अलावा प्रत्येक दिन भोजन का भी चार्ज लेता है। तो मान लिया प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हुआ, Y रुपया, ठीक है। अब देखिए 2 कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ ए, ये कह रहा है कि ए जो है ना उस छात्रावास में 20 दिन रहा और 1000 रुपया पे किया। ए उस छात्रावास में 20 दिन रह करके 1000 पे किया। तो हम लोग पहले ए का खर्च निकालेंगे, ए का खर्च, ठीक है। ए का खर्च क्या होगा, ये उस छात्रावास में जाकर के 20 दिन रहा है और कुल मिलाकर कितना पे किया, 1000 रुपया पे किया। तो वो हॉस्टल वाला ए से जो 1000 रुपया लिया है, 2 बात का पैसा लिया है। सबसे पहले क्या लिया, एक्स खर्च लिया, मतलब नियत खर्च तो लिया ही है, ठीक है। नियत खर्च के अलावा 20 दिन जैसे रहा तो 20 दिन का उसका अतिरिक्त का भी ये प्रतिदिन भोजन का भी रेंट लिया होगा। ये से जो 1000 रुपया लिया है उसमें इससे 2 पैसा लिया है, एक नियत व्यय और दूसरा प्रतिदिन भोजन का व्यय। तो नियत व्यय मान लिया X, ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का व्यय। तो अगर एक दिन भोजन करता है तो Y रुपया लेता है। अब 20 दिन भोजन किया तो कितना लेगा, 20Y लेगा, ठीक। उसी तरह से 20Y, ठीक है। एक दिन भोजन करेगा तो Y रुपया लेगा, हमने माना है कि एक दिन भोजन करता है तो Y रुपया लेता है। अब 20 दिन भोजन किया तो कितना लेगा, 20Y। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का भी, ठीक है। कुल मिलाकर के ए से कितना लिया, 1000 रुपया लिया हॉस्टल वाला, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। अब बी का खर्च निकालेंगे, बी का खर्च। देखिए बी का खर्च क्या है। अब बी के बारे में क्या कह रहा है कि एक और विद्यार्थी है बी
और बी क्या किया, उस हॉस्टल में 26 दिन रहा है और 1180 रुपया पे किया है। बी 26 दिन में 1100 रुपया पे किया है। तो बी से उस हॉस्टल वाला में कौन कौन चार्ज लिया होगा, एक तो नियत चार्ज लिया होगा बी ए से, बी जो उस हॉस्टल में जाकर के 26 दिन रहा है तो बी से एक तो नियत खर्च लिया होगा 100 रुपया, ठीक। इसके अलावा 26 दिन जो रहा उस हॉस्टल में तो 26 दिन का भोजन भी किया होगा, तो 26 दिन एक दिन भोजन खाने का वे वाई रुपया लेता है, तो 26 दिन का क्या होगा 26 वाई बराबर कितना लिया इसको नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का खर्च कुल मिलाकर के 20 से कितना लिया 1180 रुपया लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। आया समझ में। ये उस हॉस्टल में जाकर के 20 दिन रहा है और 1000 रुपया पे किया है, तो ए से नियत चार्ज लिया है, यानी 1000 रुपया कुल मिलाकर के है नियत चार्ज और 20 दिन भोजन करने का चार्ज। नियत चार्ज 100 रुपया मान लिए और प्रतिदिन भोजन करने का चार्ज वाई रुपया, तो 20 दिन भोजन किया तो 20 वाई बराबर, यानी नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का खर्च 20 दिन का भोजन का खर्च हो गया 1000 रुपया। उसी तरह से 20 हॉस्टल में 26 दिन में 1180 रुपया पे किया है, तो 20 से नियत चार्ज लिया है प्लस 26 दिन का भोजन का रेंट लिया है, कुल मिलाकर के 1180। ये समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है। आप बीजगणितीय विधि लगाइए, मतलब प्रतिस्थापन लुप्तीकरण जो भी विधि लगाना है, तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए क्या करना होगा, या तो y का वैल्यू या तो x का वैल्यू बराबर करना होगा। देखिए x का मान यहाँ भी है यहाँ भी x है, यानी बराबर है, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे x प्लस 20y बराबर 1000, और दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर 1180, ठीक। इसको बैलेंस करेंगे तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस होगा, और ये क्या है प्लस है माइनस माइनस, ठीक है। ये देखिए माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 20y में 26y माइनस करेंगे, तो 20y में 26y माइनस करेंगे ना, तो माइनस का कितना होगा 6y होगा। अब बराबर क्या है 11, यहाँ क्या है 1000 में 1180 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना होगा 180 होगा। अब इधर का आएगा माइनस, इधर का आएगा माइनस, कैंसिल, तो y का मान क्या हो गया 180/6, ठीक है। 180/6 और 6 × 18 30, y का वैल्यू 30 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें x का मान निकालना है, तो ये जो y का वैल्यू आ गया 30, अब y का मान को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में बैठाएंगे, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 में रखेंगे तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। यहाँ देखिए y का मान शायद दिख रहा है, y का मान निकला है 30, चलिए देखिए y का मान क्या हुआ 30 निकला। अब देखिए x का मान नहीं पता, प्लस 20 गुना y का मान मालूम है 30, तो 30 बैठाना है यहाँ, 30 बराबर 1000 रुपया, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 3 दूना 600, ठीक है 600 और ये 1000, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1000 माइनस, देखिए 600 क्या था बराबर किस तरफ प्लस में था, इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या होगा माइनस का होगा, यानी x बराबर क्या होगा 400, ठीक। हमें क्या करना है x का मान निकल गया इस तरह से यहाँ 30, और y का मान x का मान और y का मान निकल गया। हमें x और y का मान नहीं चाहिए, क्वेश्चन क्या बोला है नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का खर्च चाहिए, तो लिख देंगे अतः, लास्ट में दिखाना है इसको, अतः नियत व्यय बराबर x, x मान है ना, तो x का मान कितना निकला 400, तो नियत व्यय बराबर 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना लेता है, तो लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का मूल्य। देखिए प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना लेता है y रुपया, यानी कि y का मान हम लोग कितना निकाले 30, तो 30 रुपया। यानी कि इस छात्रावास में सिस्टम क्या है कि जो भी विद्यार्थी अगर रहने के लिए जाता है इस छात्रावास में, उससे एक नियत खर्च लेता है, मतलब 400 रुपया फिक्स खर्च लेता है। यानी कि हॉस्टल वाला जो उसका चार्ज करता है, कहता है कि 400 रुपया फिक्स है आपका पर मंथ का लगेगा ही, प्लस आप जितना दिन भोजन कीजिएगा एक दिन का 30 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमें क्या हुआ नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का खर्च निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 4 का 1 भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब देखिए 4 का 2 है
कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा दिया था। यानी एक भिन्न है, उसके अंश में अगर एक घटा देंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी एक भिन्न है जिसके अंश में अगर एक घटा देंगे तो वो 1/3 होगा। अगर हम उसी भिन्न का हर में 8 जोड़ देंगे तो वो भिन्न 1/4 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। देखिए भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर को बोलते हैं भिन्न, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें मानना है, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन मिले तो मान लेना, माना कि अंश, ठीक है, अंश बराबर x, तो हर बराबर क्या होगा, y होगा, ठीक है। इस प्रकार भिन्न बराबर x/y, ठीक। ये आपको मानना है। जब भी आपको अंश हर वाला क्वेश्चन मिले ना, ये बहुत इजी होता है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले तो अंश मान लेना x और हर मान लेना y, तो भिन्न क्या हुआ, x/y हो गया, ठीक। अब आगे का काम हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास भिन्न है x/y। अगर इसका अंश में हम एक अगर घटा देते हैं तो ये भिन्न क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि एक भिन्न में अगर अंश में एक घटा दिया जाए, तो हम लोग भिन्न क्या माने, x/y भिन्न माने हैं, तो x/y भिन्न हो गया। अगर इसका अंश में एक घटा देंगे तो अंश ऊपर होता है, उसमें हम एक घटा दिए तो भिन्न क्या हुआ, 1/3 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। देखिए सोल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 गुना x क्या होगा 3x, माइनस का चिन्ह है माइनस, 1 × 3 तो 3, यानी 3 × x 3x, माइनस का चिन्ह था माइनस, 3 × 1 3, y × 1 क्या होगा, y होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, y का मान इस तरफ लेके आना है और 3 का मान उस तरफ लेके आना है समीकरण बनाने के लिए। तो 3x - y, क्योंकि y प्लस में था, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए 3 क्या होता है, बराबर की इस तरफ माइनस में है, इस तरफ प्लस में। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर कंडीशन जो कह रहा है ना, उसमें हम लोग लेंगे नाउ, यानी दूसरा नंबर कंडीशन। देखिए दूसरा नंबर कंडीशन क्या कह रहा है कि वह एक, मतलब वो जो भिन्न है वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। यानी कि ये जो भिन्न है x/y, इसका हर में नीचे, ठीक है, अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो वो भिन्न क्या होता है, 1/4 के बराबर हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो 4 × x क्या होगा, 4x, ठीक है, बराबर y × 1 क्या होगा, y, प्लस का साइन है तो प्लस, 8 × 1 क्या होगा 8, ठीक। अब देखिए y का मान को इस तरफ लेके आना होगा, तो 4x माइनस, प्लस में था y, इस तरफ आएगा माइनस में, बराबर 8। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गया, तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, x और y का मान आ जाएगा। जब x और y का मान आ जाएगा तो बैठा देंगे, भिन्न का मान आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हल करने के लिए देखिए x का मान या तो y का मान बराबर चाहिए। देखिए x का मान 3x 4x अलग अलग है, y का मान क्या है, y, ये ठीक है, y का मान रखेंगे, यानी कि गुना हमको नहीं करना है, y दोनों तरफ बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, है ना, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 देखिए, 4x - y बराबर 8, ठीक। इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस सब माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, तो ये प्लस में है ना, इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस में है तो क्या होगा, प्लस होगा, यह भी प्लस में है तो माइनस। चिन्ह बदल दे, कैसे बदलेंगे, तो ध्यान देना, चिन्ह बदलते समय ये अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, ये माइनस में है तो प्लस कर दो, ये अगर प्लस में है तो माइनस कर दो। देखिए ये y कैंसिल हो गया ना, माइनस का y और प्लस का y। अब इसके बाद बचा क्या, देखिए 3x में अगर 4x माइनस करेंगे तो माइनस का x होगा बराबर, अगर 3 में अगर 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। यानी कि इधर से एगो माइनस, इधर से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा 5, ठीक है। x का मान आ गया। अब x का मान जैसे ही आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी बैठा देंगे, y का मान आ जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 उतार लेते हैं, क्या है, 3x - y = 3, है ना। तो 3 × x का मान देखो, x 3 लिख लिए, इंटू x का मान क्या है 5 है, माइनस y = 3, और 3 × 5 क्या होगा 15 - y = 3, है ना।
तो 15 को क्या है बराबर की इस तरफ है, हमें उस तरफ लेकर के चलना है, तो इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। अब इधर क्या है 3 है। अब देखिए 15 क्या था बराबर की इस तरफ प्लस में था, इस तरफ क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है, तो कट जाएगा, तो y का मान क्या होगा 12, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का भिन्न क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला भिन्न का मान निकालने के ना, तो भिन्न बराबर भिन्न क्या माने हैं, देखिए x बटे वाई माने हैं, तो x बटे वाई, तो x का मान कितना आ गया 5 और y का वैल्यू कितना आ गया 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। का 3 कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखो यश एक टेस्ट में बैठा है, उस टेस्ट में ये 40 नंबर गेन किया है। कब 40 नंबर गेन हुआ है, जब एक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला, जब यश को सही उत्तर पर 3 अंक मिला और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया तो उसको 40 नंबर मिला। उसी तरह से दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए होते तो यश 50 अंक अर्जित करते। यश को अगर सही उत्तर पर अगर उसे 4 अंक मिलता और गलत उत्तर पर अगर 2 अंक काट लेता तो उसको कितना नंबर मिलता, 50 नंबर मिलता। बताओ टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितना प्रश्न थे। तो मान लेंगे अगर हमें सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या अगर मालूम होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगा। यानी कि अगर टेस्ट में कितना प्रश्न सही बनाया और कितना प्रश्न गलत बनाया, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगा। यानी कि हमें सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या निकालना है। तो इसमें हल में लिखना है कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या क्या हुआ x हो गया, तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y, ठीक है। मान लिए कि सही प्रश्न x बनाया है और गलत प्रश्न y बनाया है, ठीक है। अब उसके बाद आगे का काम जो हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यश जो है ना एक टेस्ट में बैठा है, उस टेस्ट में अगर ये एक सही आंसर पर 3 अंक अगर मिलता है और गलत अंक पर अगर 1 अंक काट लिया जाता है तो उसको 40 अंक मिलता है, ठीक है। सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तो लिखेंगे सही उत्तर पर 3 अंक, अगर एगो सही आंसर देगा तो 3 अंक मिलेगा। मान लो कि x क्वेश्चन सही दिया तो 3x, नहीं समझ में आया, जैसे मान लो यस क्या करा, अगर एक क्वेश्चन सही बनेगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेगा। मान लो कि अगर मान लो हम लोग क्वेश्चन की संख्या क्या माने हैं, सही क्वेश्चन की संख्या x माने हैं, तो अगर x क्वेश्चन अगर सही बनाएगा तो कितना मिलेगा 3x। उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ 3x कर दिया, ठीक है। सही प्रश्न की संख्या में तीन नंबर मिलता है और गलत प्रश्न देने पर 1 अंक कट जाता है, कट जाना मतलब माइनस करना, गलत उत्तर देने पर 1 अंक कट जाता है। गलत उत्तर की संख्या क्या मान है y, अगर एक क्वेश्चन गलत देता है तो 1 नंबर कटता है, अगर y क्वेश्चन अगर गलत देगा तो कितना नंबर कटेगा y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इस तरह से इसको कितना नंबर मिला, कुल 40 नंबर मिला, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। समझ में आया, कैसे समझेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यस एक टेस्ट में बैठा, उस टेस्ट में अगर उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तो मान लिया सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न पर अगर 3 अंक मिलता है सही उत्तर देने पर, तो सही प्रश्नों की संख्या x, तो 3 ठो सही, एक अगर क्वेश्चन सही बनाता है तो 3 नंबर मिलता है। तो मान लिए कि सही प्रश्नों की संख्या x था तो 3x, गलत प्रश्न बनाने पर 1 अंक कट जाता है। तो मान लिए y क्वेश्चन गलत बनाया तो y गुना 1, y नंबर कट गया, तो इस तरह से इसको कितना 40 नंबर मिला, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नाउ, अब देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 4 अंक, सही क्या मान है x, तो 4x सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते, अशुद्ध 2 अंक काटते तो 2 माइनस y, ठीक है, अशुद्ध को y माने हैं, बराबर कितना मिला 50, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे या फिर इसको भाग दे करके आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। चलो ऐसे रहने देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तो 3, गलत उत्तर पर 1 अंक काट लेता है तो हटा दिए,
इस तरह से 40 नंबर आया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलेगा, तो 4x, गलत उत्तर पर 2 अंक काटेगा तो 2y माइनस इक्वल टू 50। इस तरह से उसको 50 अंक मिलता है। अब 1 और 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। 1 और 2 को हल करने के लिए क्या नियम है, या तो x का वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए या तो y का दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए x का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है 4x है, यहाँ 3x, ये दोनों बराबर नहीं है। y का वैल्यू देखिए बराबर है, वहाँ 1y है, यहाँ 2y है, तो y का वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 2 है तो इधर 2 कर देंगे, यहाँ 1 है तो इधर 1 से गुना कर देंगे। ठीक, अब गुना कर दीजिए, 3 दूना 6x माइनस 2 इंटू वाई 2y बराबर 40 दूना 80। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो यही वैल्यू रहेगा, 4 इंटू एक्स तो 4x माइनस 2 इंटू वाई तो 2y बराबर 50 गुना 1 50। ठीक, आप चाहे तो x का भी ऐसे 4 से यहाँ गुना 3 से यहाँ गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। चलिए यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस का लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का लेंगे, यहाँ प्लस का है तो माइनस का लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये कट जाएगा। अब 6x में 4x माइनस करेंगे तो 2x बराबर 80 में 50 माइनस कर देंगे तो 30। तो x का मान क्या होगा 30/2, तो x बराबर 15। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि x का मान को हमें समीकरण 1 या 2 कहीं भी बैठा देना है। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 में बैठाते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक, तो x का वैल्यू मालूम है ना, 3 इंटू एक्स का मान देखिए 15 है, तो 3 इंटू एक्स का जगह 15 बैठाएंगे यहाँ, माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, 40 यहाँ 15 45 माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या करेंगे, 45 का मान क्या है बराबर की इस तरफ है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का y रहेगा इधर बराबर, इधर 40 रहेगा। अब देखिए ये 45 क्या था बराबर की इस तरफ प्लस में था, बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का 45 होगा। ठीक, अब रहा माइनस का y बराबर माइनस का 5। ठीक, अब इधर से एगो माइनस इधर से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y का मान क्या होगा 5 होगा। तो x और y का मान निकल गया ना। चलिए हमें x और y का मान नहीं चाहिए, कुल प्रश्नों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या कितना माने थे x, और x का मान कितना निकला 15, तो कुल 15 क्वेश्चन सही बनाया है। ठीक है, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y का मान 5। ठीक है, तो सही प्रश्न बनाया है 15 और गलत प्रश्न बनाया है 5, तो कुल प्रश्न कितना बनाया, तो कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था, तो सही प्रश्न कितना हुआ, सही प्रश्न। ठीक है, सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न। ठीक है, तो सही प्रश्न कितना बनाया 15 बनाया और गलत प्रश्न 5 बनाया। इस प्रकार इसने जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट में कुल मिलाकर कितना प्रश्न था 20 प्रश्न। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 भी कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है कि एक राजमार्ग मतलब रोड पर, ठीक है हाईवे पर, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। समझिएगा, जैसे मान लो कि यह एक राजमार्ग है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक राजमार्ग है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और इसकी जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ से, ठीक है, एक कार इधर से ए से, ठीक है, और दूसरी कार जो है ना बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ये इधर से चलती है, ये इधर से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से, ठीक है, इसका किसी का स्पीड थोड़ा कम किसी का ज़्यादा, ठीक है, से एक ही दिशा में चलती है, तो वह 5 घंटे पश्चात
ये कल ए से चलना स्टार्ट किया, ये बी से स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या हुआ कि दोनों जो ना एक ही दिशा में चलता है और अलग अलग चाल से चलता है। तो ये दोनों क्या होता है कि 5 घंटा बाद, ठीक है, 5 घंटा बाद मान लो कि 5 घंटा बाद क्या होता है, एक जगह पर मिलता है, यहाँ आकर के ए और बी आकर के मिलता है कब, 5 घंटा बाद, ठीक है। 5 घंटा बाद क्या किया, दोनों यहाँ आकर के मिल गया। 5 घंटा बाद यहाँ आकर के मिलता है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, यदि वो विपरीत दिशा में चलती है, मतलब यहाँ से अगर दोनों एक ही दिशा में चलना स्टार्ट किया तो 5 घंटा में पहुँच गया। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चलेगा, मतलब ये चलेगा इस तरफ, ठीक है, ये वाली कार इस तरफ और बी वाली कार है अगर इस तरफ चलना शुरू कर दे तो, ठीक है, तो 1 घंटा में मिल जाते हैं। यानी कि ये वाला कार इस तरफ से चलना शुरू किया, ये इस तरफ से चलना शुरू कर दिया, तो 1 घंटा में मिलती है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन कहा है कि एक राजमार्ग है, समझिएगा फिर से, एक राजमार्ग है, ठीक है, इस राजमार्ग पर एक बिंदु ए है, यानी कि एक कार ए वाला पॉइंट पर खड़ा है, एक बी वाला पॉइंट पर खड़ा है, और दोनों का बीच का जो फासला है वो 100 किलोमीटर का है। आगे कह रहा है कि जो ए पर जो कार खड़ी है ये और बी पर जो कार खड़ी है, ये दोनों क्या होता है, एक ही दिशा में चलना शुरू कर देती है। तो वो 5 घंटा बाद क्या होता है, ये दोनों कार मतलब एक ही दिशा में चलना शुरू किया, ए और बी दोनों कार, और दोनों का स्पीड अलग अलग है, और दोनों क्या होता है 5 घंटा बाद जो है ना एक दूसरा को यहाँ मिल जाता है दोनों, ठीक है, ठीक है। तो दोनों मिल गया ना, तो इसमें क्या हुआ 5 घंटा बाद, 5 घंटा बाद दोनों यहाँ आकर के मिल गया। यानी कि कार ए का 5 घंटा का समय, 5 घंटा बाद कार ए और 5 घंटा बाद कार बी दोनों जाकर के यहाँ मिला, ठीक है। उसी तरह दूसरा कंडीशन दिया है, कह रहा है कि दोनों वाला जो कार है, ये वाला कार अगर इधर से चलना शुरू कर दे, वो वाला कार उसका उल्टा चलना शुरू कर दे, तो वो 1 घंटा बाद क्या होता है, दोनों आपस में इस जगह मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन कहा है कि दोनों कार का चाल निकालिए, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं, ठीक। सॉरी, इंक डिस्टर्ब कर रहा। दोनों कार का हमें क्या करना है, चाल ज्ञात करना है, ठीक। तो मान लेंगे, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल, ठीक है, ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो कार ए से चल रही है उसका मान लिए कि x किलोमीटर प्रति आवर की तरह से चल रही है, उसी तरह से जो कार बी से चलने वाली कार की चाल, तो मान लेंगे कि बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों कार क्या कर रहा है कि 5 घंटा बाद जो है ना एक दूसरे के साथ मिल जाता है, ठीक है। लिखेंगे 5 घंटा में तय की गई दूरी, यानी 5 घंटा बाद क्या हुआ, ये दोनों कार आपस में मिल जाता है। तो लिखेंगे 5 घंटा में ए द्वारा, या ऐसे लिखेंगे 5 घंटा में ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, 5 घंटा में ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, तो जो कार ए से चल रही थी वो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 क्या होगा 5x, ठीक है। मान लिए ये वाला जो कार है उसका रफ्तार है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटा में कई किलोमीटर चलेगा 5x, ठीक है। उसी तरह से ये 5x किलोमीटर, उसके बाद फिर से 5 घंटा में B से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5y,
ठीक है। ए से चलने वाली कार की चाल कितना हो गया 5x और बी से चलने वाली कार की कार द्वारा तय की गई दूरी 5y, ठीक है। क्योंकि एक 5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है ना। मान लो कोई कार एक x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, यानी ए से चलने वाली कार क्या रफ्तार क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। 5 घंटा में कितना चलेगा 5x किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई कार है 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटा में कई किलोमीटर चलेगा 50 किलोमीटर ना। कैसे निकालोगे, गुना करके ना। उसी तरह से यहाँ भी किए है कि जो x से चलने वाली कार है, ए से चलने वाली जो कार है वो x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा का स्पीड, 1 घंटा में x किलोमीटर प्रति x घंटा में x किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 5 घंटा में 5x। उसी तरह से b से चलने वाली कार की चाल क्या है, 1 घंटा में y किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटा में 5y किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे का काम हमें क्वेश्चन के अनुसार करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कार है, ठीक है, जो कार ए से चल रही है वो 5 घंटा में, और जो कार बी से चल रही है, ये दोनों कार क्या होता है, ए का चाल और बी का चाल अलग अलग है, लेकिन दोनों कार क्या होता है 5 घंटा में एक दूसरे को पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए से ये कार क्या हुआ, ए से चला, ठीक है। जो ए वाली कार है वो तो ए से चला, ठीक है, ए से चला, और बी वाली कार बी से चला। देखिए ए द्वारा तय की गई दूरी, ए जितना दूरी तय किया, ए वाली कार जितना दूरी तय किया, बी वाली कार क्या हुआ उससे, यानी कि बी वाली कार से ए वाला कार जो है ना 100 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय किया। देखिए बी वाला कार यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया, और ए वाला कार क्या हुआ, यहाँ से पहले यहाँ आया, 100 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ठीक है। ए वाला कार यहाँ से यहाँ तक चला है और बी वाला कार यहाँ से यहाँ तक चला है, तो बी से ए वाला कार जो है ना 100 किलोमीटर ज़्यादा चला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना है कि 5x, सॉरी इंक है बट काम नहीं कर रहा है, 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है, 100। आया समझ में ये, 5x माइनस 5y बराबर 100, ठीक। 5x माइनस 5y बराबर 100 क्यों लिए, तो ये वाला कार यहाँ से यहाँ तक चला है 5 घंटा, और बी वाला कार यहाँ से यहाँ तक चला है 5 घंटा। तो ये जो ए वाला कार है बी वाला कार से कितना हो, ये यहाँ से यहाँ तक तो दोनों दूरी तय किया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या 100 किलोमीटर तय कौन क्या, सिर्फ अकेला ए। तो ए जो है ना यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर 50 किलोमीटर है, सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर 50 किलोमीटर है, तो बी वाला कार 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और ए वाला कार कितना दूरी तय करेगा 150 किलोमीटर। तो इस तरह से क्या हुआ, जो ए वाला कार है वो बी वाला कार से 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया है। उसी तरह से ए वाला कार माइनस बी वाला कार बराबर 100 किलोमीटर, ठीक। अब इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करके, तो x माइनस वाई बराबर 20/500। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दूसरा कंडीशन के लिए देखिए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि ये दोनों कार जो है, दूसरा कंडीशन कह रहा है ये जो ए से चलने वाली कार है और बी से चलने वाली जो कार है, दोनों अगर ए से चलने वाली कार इधर चले, ठीक है, बी से चलने वाली कार इधर अगर चले, तो 1 घंटा में दोनों जो है ना मिल जाता है, ठीक है, 1 घंटा में मिल जाता है। तो 1 घंटा में ए से चलने वाली कार की चाल कितना होगा, 1 घंटा में कितना, जैसे 5 घंटा में चला तो 5x हो गया, उसी तरह से 1 घंटा चला तो क्या होगा 1x होगा, यानी कि x प्लस y बराबर कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर है, तो 100। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 बढ़िया से समझिए। देखिए इक्वेशन 2 कह रहा कि ए से चलने वाली कार, ठीक है, इधर, और बी से चलने वाली कार उल्टा दिशा में चले, तो ये दोनों 1 घंटा बाद जो है ना मिल जाता है, ठीक है, 1 घंटा बाद मिलता है। यहाँ जैसे 5 घंटा बाद मिला था, तो क्या किए 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से ये चलने वाली कार 1 घंटा चला है, तो 1 गुना x, ठीक है, 1x, ठीक है। उसी तरह से बी से चलने वाली कार 1 घंटा चला है, तो 1 गुना y। अब दोनों मिलकर के कितना किलोमीटर चला है, यहाँ से यहाँ तक ये चला, यहाँ से यहाँ तक ये चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से। देखिए 1 और 2 से हल करेंगे, तो इक्वेशन 1 का मान x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन 2 का मान x प्लस वाई बराबर 100,
ठीक है। चलिए देखिए ये प्लस में है वाई, सॉरी ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा तो x और x 2x बराबर 100 प्लस 20 कितना होगा 120 होगा। तो x बराबर क्या होगा 120/2 अगर करेंगे तो x बराबर 60, यानी जो x वाली कार है, x वाली जो सॉरी x किसको माने हैं a को, ठीक है, यानी a वाला कार का रफ्तार क्या था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान निकालना है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x का मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है ना। चलिए x का मान क्या है 60 है, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, तो y का मान रखेंगे माइनस वाई बराबर 20। अब देखिए 60 क्या था बराबर की इस तरफ प्लस में था, इस तरफ लेके जाएंगे माइनस में होगा, तो y का मान कितना होगा माइनस का 40, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y का मान क्या हुआ 40 हो गया। तो हमें क्या चाहिए a वाला कार की चाल और b वाला कार की चाल चाहिए, लिखेंगे अतः यहाँ a से चलने वाली कार की चाल बराबर, ए से चलने वाली कार की चाल क्या माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और x का मान कितना निकला 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद b से चलने वाली कार, b से चलने वाली कार की चाल बराबर, b से चलने वाली कार की चाल हम लोग क्या माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, y का मान कितना हो गया, तो y का मान कितना हुआ 40 निकला, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो a से चलने वाली कार की चाल कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b से चलने वाली कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 4 समझते, ठीक है। इसको एक बार ठीक से और समझ लीजिएगा, ठीक है, हट नहीं है उतना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हमने राजमार्ग लिया, एक स्थान लिए ए और दूसरा स्थान बी लिए, इसका बीच का दूरी 100 किलोमीटर लिए। आगे कह रहा है कि एक कार ए से और दूसरी कार जो है ना बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। ये कार ए से इधर चलना शुरू किया और बी वाला कार इधर से एक ही दिशा में क्या हुआ, दोनों चलना शुरू किया। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालें से एक ही दिशा में चले तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। ये दोनों कार क्या हुआ एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों देखो ये भी इधर चल रहा है ये भी इधर चल रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड क्या है अलग अलग है, तो जिसके कारण ये दोनों क्या हुआ 5 घंटा बाद एक ही जगह पर मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ क्या हुआ कि ये जो ए से चलने वाली कार हुआ और बी से चलने वाली कार की अपेक्षा क्या हुआ ए से चलने वाली कार ज़्यादा दूरी 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया है। कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि यहाँ से यहाँ तक सपोज कि 50 किलोमीटर है, ऐसे मान लिए कि यहाँ 50 किलोमीटर है, तो बी वाला कार यहाँ से यहाँ तक चला यानी 50 किलोमीटर चला, तो ए वाला कार यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से इधर 100 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर, यानी कि कहने का मतलब हमको ये है कि ये जो ए वाली कार है वो बी वाला कार से 100 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ठीक है। तो मान लिए कि ये 5 घंटा बाद यहाँ आया ना, तो मान लिए हम लोग दिखा दिए कि 5 घंटा में ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, ए से जो कार चला 5 घंटा इसने कितना दूरी तय किया, तो मान लिए हम लोग क्या इसका रफ्तार क्या है, ए से चलने वाली कार की रफ्तार क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटा में कितना चलेगा 5x किलोमीटर। उसी तरह से जो b से चलने वाली कार है 1 घंटा में y किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटा ये भी चला है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 5 घंटा में इसका कितना दूरी हुआ 5y किलोमीटर, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये जो ए वाली कार है ए से चलने वाली कार बी से चलने वाली कार से 100 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तो उसी तरह से कर दी है यहाँ कि जो ए से चलने वाली कार है वो कितना 5 घंटा में कितना किलोमीटर चला है, तो 5x किलोमीटर माइनस बी से चलने वाली कार कितना किलोमीटर चला है 5y किलोमीटर, तो 5x किलोमीटर माइनस 5y किलोमीटर इक्वल टू 100, यानी कि जो ए वाली कार है बी वाली कार से 100 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ठीक। उसके बाद दूसरा इससे हम लोग क्या किए 5 से डिवाइड कर दिए, 5 कैंसिल हो गया 1 ठीक। उसके दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो ए से चलने वाली कार है वो ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली कार दोनों अलग अलग दिशा मतलब एक दूसरे के अगर विपरीत चलता है तो ये दोनों क्या होता है 1 घंटा में मिल जाता है। तो दोनों अगर ए से यहाँ से इधर चलना शुरू किया, ठीक है, ए से समझिएगा जो ए वाली कार है यहाँ से इधर, ठीक है, ये ए वाली कार है ये बी वाली कार है, तो इन दोनों के बीच का फासला क्या है 100 किलोमीटर का है, ठीक है, 100 किलोमीटर का है। अब ए वाली कार यहाँ से इधर चलना शुरू किया यहाँ तक आया, बी वाली कार यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, ठीक।
तो इन दोनों ने मिलकर के कितना दूरी तय किया, 1 घंटा में याद रखिएगा, 1 घंटा में कितना 100 किलोमीटर दूरी तय किया। तो लिखिए x + y बराबर 100, मतलब ये वाला कार का चाल क्या है, 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है ना, 1 घंटा चला है तो x किलोमीटर, और बी वाला कार इधर से इधर 1 घंटा में y किलोमीटर चला है तो x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर, दोनों मिलाकर के दोनों का दूरी क्या है, x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर, दोनों का दूरी क्या है 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर इक्वेशन 2 मान लिए, इसको सॉल्व कर लिए, इससे हम लोग का x ए से चलने वाली कार की चाल निकल गया और बी से चलने वाली कार की चाल निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि एक आयत में लंबाई अगर 5 इकाई कम कर देते हैं, यदि इसी आयत में लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई को अगर 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। समझिएगा, यदि किसी आयत में हम क्या कर रहे हैं, लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर देते हैं, ठीक है, और जो चौड़ाई होता है उसको 3 इकाई हम बढ़ा देते हैं, लंबाई को कम कर देते हैं 5 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल जो है ना 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम हो जाता है। ये कंडीशन नंबर 1 है। देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को भी बढ़ा देते हैं 2 इकाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत का अगर लंबाई को हम 3 इकाई, चौड़ाई को अगर हम 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 67 इकाई जो है बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, विमा मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप जो है ना आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, जो भी हमें ज्ञात करना है उसको एक्स वाई मानेंगे समीकरण लाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें, अरे यार मार्केट में इंक है, ठीक, हाँ ठीक। चलिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मान क्या होता है x और चौड़ाई का मान y, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमें काम क्या करना है, प्रश्न के अनुसार करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आयत का क्षेत्र एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। यदि आयत का लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया है, लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर देंगे ना, तो कम कर देंगे तो घटा देंगे। यदि आयत की लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं, लंबाई को माने हैं x में 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई क्या माने हैं, y माने हैं, तो y में हम क्या करेंगे, 3 इकाई बढ़ा देंगे, ठीक है, y में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है माने हम लोग एक्स वाई माने हैं, ठीक है, एक्स वाई है ना, एक्स वाई। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयत का लंबाई में हम 5 इकाई घटा देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई का मान क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का मान इससे 9 इकाई कम हो जाता है, इससे कम होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 9 को जोड़ देंगे ताकि दोनों तरफ क्या हो, बराबर रहे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे ताकि इस तरफ क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयत में अगर लंबाई हम 5 इकाई कम कर देते हैं, चौड़ाई को अगर 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं ना, तो लंबाई को x माने, इसमें 5 कम कर दिए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई को y माने हैं, बढ़ाना मतलब जोड़ देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है ना 9 इकाई जो है ना कम हो जाता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ माने।
तो जब हम लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं तो ये जो क्षेत्रफल है इससे 9 इकाई कम हो जाता है, तो हमें दोनों तरफ बराबर रखना है, तो इस तरफ जोड़ दोनों। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दो। देखो x को अगर x से गुना कर देंगे, देखो पहले क्या करना है, इस वाले x को इन दोनों से हमें क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो x को पहले x से गुना कर दिया, हटा दो दिमाग से अभी -5। अभी x का काम करते हैं, x को y से गुना कर देंगे तो क्या होगा, xy होगा। ठीक है, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन कर देंगे, 3 गुना x क्या होगा, 3x होगा। चलिए अब x का काम खत्म हो गया, अब y का मान निकालेंगे। देखिए y को क्या करेंगे, y का मान क्या है, माइनस दूसरा मान क्या है, -5 को अब इन दोनों से गुना कर देंगे, तो -5 माइनस इंटू यहाँ क्या है, y से गुना करेंगे, माइनस इंटू प्लस, -5 गुना y क्या होगा, 5y होगा। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 5 गुना 3, 5 या 15 प्लस 9 बराबर xy। ठीक है, अब देखिए इधर का xy इधर का xy कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब बराबर के उस तरफ उसको लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, या फिर उसको इस तरफ तो काट देंगे दोनों तरफ। अब इधर रहा क्या गया, इधर देखिए 3x है तो 3x, अब ये माइनस का 5y, अब माइनस का 15 है, यहाँ प्लस का 9 है, तो 15 में 9 घटाएंगे क्या होगा, 6 माइनस का। ठीक है, चिन्ह बड़ा का बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, 3x माइनस 5y, अब 6 क्या है, बराबर के इस तरफ क्या है, प्लस में है, उस तरफ लेके आएंगे क्या होगा, सॉरी इधर माइनस में है उधर प्लस में, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए, देखिए इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे। देखिए इक्वेशन 2 कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, लंबाई को x माने हैं, ठीक, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है तो 3 जोड़ देंगे, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, अरे यार क्या हो गया इसको, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है तो लंबाई में 3 जोड़ देंगे, और चौड़ाई को क्या करना है, 2 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई को y माने हैं, इसको भी 2 इकाई बढ़ाना है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो क्षेत्रफल क्या होता है, 67 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल हम लोग का क्या होगा, xy, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, अगर लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में अगर 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, इससे ये 67 वर्ग इकाई ज़्यादा हो जाता है, इससे ये ज़्यादा होता है ना, हमको दोनों तरफ बराबर रखना है, तो इधर ज़्यादा होता है ना, तो इधर भी इधर जोड़ देंगे, इसको 67 को यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक, चलिए अब उसके बाद इसको बैलेंस करना है, x गुना y क्या होगा, xy, प्लस का साइन है तो प्लस, 2 गुना x तो 2x, और ये अब 3 से प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा, 3 गुना y तो 3y, प्लस है 3 दूना 6 बराबर इधर xy प्लस 67। अब इन दोनों को बैलेंस करेंगे, देखिए इधर का xy इधर का xy कैंसिल, इधर क्या है 2x प्लस 3y, ठीक है, बराबर की उस तरफ क्या है 67 है। अब देखिए 6 जो है बराबर की इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में, तो ये रहा 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हल करना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हल करते हैं तो या तो x का वैल्यू बराबर होना चाहिए या तो y का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए x का मान क्या है 2x है, यहाँ 3x है, तो यहाँ 3 है ना समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 2 से गुना कर देंगे। समीकरण नंबर 2 में क्या है, x का वैल्यू 2 है, तो इसको समीकरण नंबर 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, समीकरण नंबर देखिए 1 को गुना करेंगे, 3 दूना क्या होगा 6x होगा, प्लस माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, 5 दूना क्या होगा 10y बराबर, तो 6 दूना 12। ठीक है, अब उसी तरह से 3 दूना क्या होगा 6x होगा, प्लस का साइन है, 3 तिया 9y होगा बराबर 3 का 3 6 18। ठीक, अब इसको बैलेंस करना है, देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ प्लस है ना माइनस लेंगे, माइनस से प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ठीक, ये कट जाएगा। अब इधर क्या रहा, माइनस का 10y और माइनस का 9y, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 10 9 19y, माइनस का 10y माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 19y बराबर, इधर कितना रह गया, इसको क्या है 3 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1,
और 7 इधर 7 1, ठीक है 171, ये रहा माइनस का, ठीक है माइनस का 171, इधर का माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या होगा 171/19, ठीक है 19 नंग 171, तो 9, ठीक। चलिए x और y का मान आ गया, अब वैल्यू बैठा देंगे, y का मान भी आया, x का मान नहीं आया, ठीक है। चलिए y का मान आ गया, अब y का मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 कहीं भी बैठा देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या करना है कि जो y का मान प्राप्त हुआ इसे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि 3x - 5y = 6, 3x - 5y = 6, y का मान 9 इस्तेमाल करना है, तो 3x - 5 × 9 = 6। चलिए 3x - 9 5 45 = 6, तो 3x बराबर क्या होगा 6 प्लस, देखिए 45 बराबर की इस तरफ माइनस में था, इस तरफ में प्लस में आ गया, तो 3x = 51, तो x = क्या होगा 51/3, तो x बराबर 17 है ना। चलिए उसके आंसर हम लोग से क्या मांगा था, आंसर लंबाई और चौड़ाई मांगा था ना, ठीक है। क्या बोला आयत की बीमाई लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को हम लोग क्या माने थे x माने थे, और x का मान कितना आ गया 17, तो 17, और जो चौड़ाई है चौड़ाई को हम लोग y माने थे, और जो y का वैल्यू है वो 9 है, ठीक है 9, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया 17 और 9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 4 का 5 था यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर है 3.5 वो हमने पूरा कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको टोटल सिलेबस मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।